हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है आरबीआई इश्यूड गाइडलाइंस फॉर अमलगमेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हमें पता है कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो 3 टियर स्ट्रक्चर है ना। सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन इशू किया गया है कि अगर इनके अमलगमेशन को हरी झंडी दिखाई जाएगी तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी, किस तरीके से ये अमलगमेशन किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास सजेशन रखा है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है, सहकारी बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसकी 3 स्तरीय संरचना को हटा करके 2 टियर स्ट्रक्चर या 2 स्तरीय संरचना बनाने की बात कही है। तो आरबीआई ने इसके बारे में अपने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं जिसको आज की क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली होता क्या है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है, सहकारी बैंकों की जो संरचना है वो कैसी होती है। उसके बाद हम चलेंगे कि आरबीआई ने इनके अमलगमेशन के बारे में, डीसीसीबी और एससीबी, इन दोनों के अमलगमेशन के बारे में क्या कहा है, कौन सी गाइडलाइंस दी है। ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो, हाँ, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए ये ग्राफ डाल के रखा है। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक जो है स्टूडेंट, 2 तरह के होते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव और नॉन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। वैसे बैंक जो कि कृषि लोन देते हैं और वैसे बैंक जो कि गैर कृषि लोन देते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 तरह के लोन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का लोन जो छोटे मोटे लोन लिए जाते हैं बीज खरीदने के लिए या फिर किसानों के द्वारा छोटे मोटे इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो वो लोन 3 सहकारी संस्थाएं मिलकर के देती हैं। पहला सबसे ऊपर में है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, फिर है राज्य सहकारी बैंक, फिर है प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को हमने 3 भागों में बांटा है ना। हमने मतलब ये स्ट्रक्चर है जिसको हम 3 टियर स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है जिसको एसटीसीबी कहते हैं। उसके बाद में मिडिल में आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसे हम डीसीसीबी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और सीसीबी भी कहते हैं। इसको आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कह सकते हो और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी कह सकते हो। और सबसे निचला स्तर जो है उसको हम पैक्स कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो दिस इज सोसाइटी, है ना। ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई होती है, सबसे निचली संरचना यही होती है। तो देखो, ये 3 स्तरीय संरचना है ना। ये 3 टियर संरचना की मध्य कड़ी क्या है, डीसीसीबी, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो ये जो 3 स्तरीय संरचना है, 3 टियर स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने आरबीआई से ये बात की है कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इनका अमलगमेशन कर दिया जाए, राइट। तो इनको अगर मिला दिया जाएगा तो ये 3 स्तरीय संरचना ना हो करके 2 स्तरीय संरचना बन जाएंगी, है ना। तो इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइन इशू किए हैं। देखो, आरबीआई फंडिंग किस तरीके से होती है, एससीबी, डीसीसीबी और पैक्स। आरबीआई के द्वारा फंडिंग होती है एससीबी को, एससीबी फंडिंग करता है डीसीसीबी को, वो फंड देता है पैक्स को और पैक्स ग्रामीण जनता तक इशू करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि एससीबी और डीसीसीबी इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, तो डायरेक्ट जो फंड आएगा एससीबी के पास आकर के पैक्स के पास जा सकता है। तो आरबीआई ने इस पर अपने कुछ गाइडलाइन इशू किए हैं। ठीक है, अगर ये आप लोगों का सजेशन है तो ये जो 3 स्तरीय संरचना है उसको हम 2 स्तरीय संरचना बना सकते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के साथ जोड़ दिया जाएगा, अमलगमेट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020 para 39 of 2020 has been notified for state cooperative bank and district cooperative bank with effect from April 1st। इसमें आरबीआई ने कहा है स्टूडेंट कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन इशू किया है कि ये जो अमलगमेशन की आप बात कर रहे हो, इस अमलगमेशन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिडर प्रपोजल फॉर अमलगमेशन if the following conditions are fulfilled।
डीसीसीबी को एससीबी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अमलगमेट कर दिया जाएगा अगर कुछ कंडीशन फॉलो किए जाएं। पहला कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट मेक्स अ प्रपोजल। ये जो प्रपोजल है वो किसके द्वारा बनना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, टू अमलगमेट वन और मोर डीसीसीबी इन द स्टेट विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई का कहना है कि ये जो प्रपोजल है, ये जो मसौदा है, वो कौन तैयार करेगी, राज्य सरकार तैयार करेगी कि हमारे राज्य में जो डीसीसीबी है और उसको एससीबी के साथ जोड़ दिया जाए, है ना। और इसके लिए ये जो आप प्रपोजल तैयार करोगे, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रपोजल तैयार करेगी, वो एक डिटेल स्टडी करने के बाद, जितने भी लीगल फ्रेमवर्क है उनकी डिटेल स्टडी करने के बाद ये काम करेगी, है ना। क्योंकि दो संस्थाओं को अगर मिलाया जाता है या दो बैंकों को अगर मिलाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। दोनों की अपनी पूंजी होती है, दोनों की अपनी देयता होती है ना। एसेट अलग होता है सभी का, सभी की लाइबिलिटी अलग होती है। तो आरबीआई का कहना है, आरबीआई का जो गाइडलाइन इश्यू किया गया है उसमें कहा गया है कि अगर ये प्रपोजल आता है अमलगमेट करने का, तो ये जो प्रपोजल है स्टेट गवर्नमेंट तैयार करेगी और सारे लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसमें आरबीआई के द्वारा यह भी कहा गया है कि क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोपोज्ड गवर्नेंस मॉडल फॉर द अमलगमेटेड बैंक। स्टेट गवर्नमेंट को यह भी बताना है कि ऐसा करने से प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, लाभदायकता क्या होगी, है ना। ऐसा किस कारण से किया जा रहा है, इससे लाभ क्या होगा अगर हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डीसीसीबी को अमलगमेट करते हैं तो ये पहला गाइडलाइन इशू किया है आरबीआई ने। दूसरा, आरबीआई का कहना है कि व्हेन सच प्रपोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एग्जामिन्ड एंड रिकमेंडेड बाय नबार्ड। अब देखो, हमें पता है कि नबार्ड जो है वो रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर में एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना, शीर्षस्थ संस्था है ग्रामीण वित्त की। तो ये जो प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कि एससीबी में डीसीसीबी को अमलगमेट करना है, इसको अच्छे तरीके से इसका परीक्षण किया जाना है और ये जो रिकमेंडेशन है वो नबार्ड के द्वारा भी होना चाहिए कि ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे यहाँ डीसीसीबी और एससीबी को जोड़ दीजिए, तो ये जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है एपेक्स बैंक नबार्ड से भी पूछ करके उनके रिकमेंडेशन के साथ किया जाएगा। तो ये दूसरी गाइडलाइन आरबीआई के द्वारा इशू की गई है। पहली क्या है कि प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट तैयार करे, दूसरा इसको एग्जामिन और रिकमेंडेशन कहां से मिलना चाहिए, नबार्ड के द्वारा। तीसरा, बेसिक रेगुलेटरी क्राइटेरिया अमलगमेशन शैल बी एज अंडर। विनियमन कैसे होना चाहिए, रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, है ना। स्टेट गवर्नमेंट शैल वेरीफाई दैट देयर आर नो कोर्ट ऑर्डर्स प्रोहिबिटिंग और स्टेइंग द प्रपोजल फॉर अमलगमेशन। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा कोर्ट का कोई जजमेंट है कि ये अमलगमेशन नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकारों को पहले, जो राज्य सरकार ये रिकमेंडेशन देंगी कि एससीबी को डीसीसीबी के साथ अमलगमेट करना चाहिए, उन्हें पहले ये वेरीफाई करना चाहिए, ये जांच कर लेनी चाहिए कि ऐसा कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है कोर्ट के द्वारा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है आरबीआई ने। दूसरी बात, यहाँ पर दो तीन चीजों के लिए आरबीआई ने कहा है। पहली चीज क्या है, वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। एनपीए कितना होना चाहिए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें वेरीफाई कर करके, ये सारी बातें जो है उसका अंकेक्षण किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ द अमलगमेटेड एंटिटी बेस्ड ऑन नोशनली कंसोलिडेटेड लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस डीसीसीबी को आप अमलगमेट करना चाहते हो उनका अंकेक्षण कराया जाना चाहिए, उनका पूरा ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट में क्या देखना है, ऑडिट में देखना है कि उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, ये क्या होता है मैं एक लाइन में जरूर बताऊंगी। उनका ग्रॉस एनपीए 7% से कम होना चाहिए और नेट एनपीए 5% से कम होना चाहिए, और उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट मतलब कैश, उनके पास कैश इतना होना चाहिए कि भाई उनकी जो तरलता है बरकरार रहे, उनका जो लिक्विडेशन है, मतलब उनके पास कैश जो है यथेष्ट मात्रा में होनी चाहिए और उनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 7% से कम होनी चाहिए। एनपीए क्या है स्टूडेंट, इस पर मैं एक वीडियो बना के आपको बता चुकी हूँ। वैसी पूंजी जो
अब भविष्य में आपको कोई लाभ नहीं देने वाली। अगर बैंक के द्वारा किसी को उधार दिया गया है और उस व्यक्ति के द्वारा उधार नहीं चुकाया गया है तो कुछ पैरामीटर्स के तहत उसको हम एनपीए में कन्वर्ट करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं करेगा। तो जिस बैंक में एनपीए ज्यादा होता है उस बैंक को कहा जाता है कि ये बैंक जो है वो अच्छे से रन नहीं कर रही है, एनपीए ज्यादा होती चली जा रही है। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा कि डीसीसीबी को एससीबी में जोड़ना है, तो सबसे पहले इनका ऑडिट कराना चाहिए। ऑडिट कराने के बाद इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एनपीए 7% से कम होना चाहिए, है ना। और पोस्ट अमलगमेशन मतलब एक बार जब अमलगमेशन कर दिया जाता है तो वो देयर शुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग एंड फाइनेंशियली वाइबल एंटिटी, दोनों मिलकर के एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन सके। ऐसा तो नहीं है कि जिसको आप अमलगमेट कर रहे हो, मान लो आप डीसीसीबी को एससीबी में मिला रहे हो और डीसीसीबी के पास एनपीए बहुत ज्यादा है, एनपीए का बोझ बहुत ज्यादा है, तो दोनों को मिलाने पर क्या होगा, दोनों को मिलाने पर जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो भी प्रेशर में आ जाएगा, एनपीए का जो बर्डन है उस पर भी आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि पोस्ट अमलगमेशन इट शुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला कि ये जो अमलगमेशन का मसौदा है, ये जो प्रपोजल है स्टेट गवर्नमेंट तैयार करे, इसको अच्छे से एग्जामिन कौन करेगा, एग्जामिन और रिकमेंडेशन नाबार्ड के द्वारा होना है। तीसरी बात कही गई है कि अगर इस तरह के अमलगमेशन का प्रपोजल आता है तो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले ये देखना है कि क्या किसी भी तरीके का कोर्ट का स्टे ऑर्डर तो नहीं है। उसके बाद इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कराना है, ऑडिट करा करके देखना है कि इन पर एनपीए का बोझ तो नहीं है। और अगर अमलगमेशन हो जाता है तो पोस्ट अमलगमेशन एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी तैयार हो सके। Scheme of amalgamation shall be presented to the shareholders of SCB and DCCB. DCCB और SCB के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके सामने भी ये स्कीम देनी चाहिए ताकि वो भी जनरल बॉडी मीटिंग में इसको रखा जाए कि इस तरीके का प्रपोजल है। Post amalgamation shall be required to adhere to CRAR norm prescribed by RBI, जो मैंने बताया कि कैपिटल एडिक्वेसी होनी चाहिए, लिक्विड कैश अच्छी मात्रा में होना चाहिए। New board of amalgamated bank shall be constituted within 3 months of amalgamation. अब डीसीसीबी को जब एससीबी में अमलगमेट कर दिया जाएगा तो एक नई एंटिटी जो बन जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर एक नया बोर्ड बनना चाहिए। मीटिंग के लिए एक नया बोर्ड 3 मंथ्स के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो गाइडलाइंस है, banking license issued to SCB shall continue after the process of amalgamation. जो बैंकिंग लाइसेंस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मिला हुआ था आरबीआई के द्वारा वो बिल्कुल कंटिन्यू करेगा, वो जारी रहेगा। डीसीसीबी विच आर बीइंग अमलगमेटेड इनटू द एससीबी शैल सरेंडर देयर लाइसेंस टू आरबीआई। अब चूंकि डीसीसीबी एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं रह जाएगा, वो एससीबी में मिला दिया जाएगा, तो डीसीसीबी को जो लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया गया था उस लाइसेंस को डीसीसीबी को आरबीआई के पास सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब हम एससीबी में डीसीसीबी को मिलाने की बात की जा रही है। इनको भी अलग से लाइसेंस मिला हुआ है, इनको भी अलग से लाइसेंस मिला हुआ है। जब दोनों एक हो जाएंगे इनका लाइसेंस कंटिन्यू करेगा। अब चूंकि डीसीसीबी को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को इसमें मिलाया जा रहा है तो इनको अपना लाइसेंस इस अमलगमेशन के पहले सरेंडर करना पड़ेगा आरबीआई के पास, है ना। और ये जो सरेंडर की अवधि है विद इन 3 मंथ्स ऑफ अमलगमेशन, जब इन दोनों का अमलगमेशन हो जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को कर लेना है, ठीक है। डिस्क्लोजर 8, क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, क्या क्या चीजों की जानकारी देनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो डिस्क्लोजर करना है फर्स्ट एनुअल अकाउंट, अपने अकाउंट को डिस्क्लोज करना है। अकाउंट को डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, आप ऑडिट करा लीजिए अपने अकाउंट का, ऑडिट करने अंकेक्षण कराने के बाद उसमें डिस्क्लोज करना है कि एनपीए जो है 7% से कम है, हमारी लिक्विडिटी ठीक है। तो ये दिस डिस्क्लोजर शैल कंटिन्यू इन द सब्सिक्वेंट एनुअल अकाउंट, ठीक है। तो ये डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी होता है कि आप अगर किसी और एंटिटी में मिलने के लिए जा रहे हो, अमलगमेट हो रहे हो, तो आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट का एक डिस्क्लोजर देना होता है कि आप पर एनपीए का बोझ क्या है।
और आपकी लिक्विडिटी क्या है, आप पर पेंशन लाइबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है। पेंशन लाइबिलिटी प्री एंड पोस्ट अमलगमेशन, आपके ऊपर जो पेंशन लाइबिलिटी है वो अमलगमेशन के पहले कितनी थी और उसके बाद कितनी होगी, है ना। तो ये सारी लाइबिलिटी भी आपको डिस्क्लोज करनी होती है। स्टेटस ऑफ विजिलेंस केसेस, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, डीसीसीबी किसी स्टेट की डीसीसीबी के ऊपर अगर कोई विजिलेंस का केस पेंडिंग है तो ये सारी चीजें आपको अमलगमेशन के पहले डिस्क्लोज करनी होती है। आउटस्टैंडिंग क्लेम्स the amalgamating bank and their members in respect of allotment of shares and time frame for settlement of such claim, आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना है ना। पूरी तरीके से मतलब डिस्क्लोजर की बात है कि आप अगर डीसीसीबी को एससीबी में मिलाना चाह रहे हो तो पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ऑडिट कराना है। ऑडिट करा के दो तीन चीजें देखने की बात की जा रही है। सबसे पहला देखना है कि आप पर एनपीए का बोझ कितना है, दूसरा देखना है कि आप पर कोई कोर्ट का केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई विजिलेंस केस पेंडिंग तो नहीं है, तीसरा देखना है लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, आपके पास लिक्विड एसेट कितना है, आउटस्टैंडिंग क्लेम तो नहीं है, पेंशन लाइबिलिटी कितनी है। ये सारी चीजें जो डीसीसीबी अमलगमेट होने जा रही है उसको डिस्क्लोज करनी होती है। स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया आरबीआई का गाइडलाइन जो मई 2020-2021 को इश्यू हुआ है। आरबीआई का ये गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जैसे ही अमलगमेशन स्टार्ट होगा तो ये सारे गाइडलाइन फॉलो किए जाएंगे। तो इन सारे गाइडलाइंस को आप दोबारा से सुने और इस पर अपना एक नोट्स बनाएं। और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और उसके नीचे में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो अगर इस अमलगमेशन को स्टार्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद से हम बुक में क्या पढ़ेंगे, 2 टियर स्ट्रक्चर, एससीबी और पैक्स। तो इसके क्या मेरिट्स होंगे, इसके क्या डिमेरिट्स होंगे, उसको भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट, अगर ये अमलगमेशन होता है और 3 टियर स्ट्रक्चर से 2 टियर स्ट्रक्चर पर हम आ जाते हैं तो सबसे पहली बात होगी कि रेगुलेशन काफी इजी हो जाएगा। अगर बहुत सारे बैंकों को रेगुलेट करना पड़ता है तो ज्यादा परेशानी होती है। अगर 2 टियर बना दिया जाएगा तो रेगुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात है कि दोनों की पूंजी एक हो सकेगी। अगर हम 3 हिस्सों में पूंजी को बांट करके रखें और उस तीनों को अगर हम जोड़ दें तो अगर 2 बैंक मिलकर के एक हो जाते हैं तो उनका जो पूंजी है, उनकी लिक्विड एसेट बढ़ जाती है। इसीलिए इसमें ये बात कही गई है कि आप अगर अमलगमेट हो रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिट कराना है। ऑडिट करा करके आपको ये देखना है कि आपके ऊपर बर्डन कितना है, बोझ कितना है, लाइबिलिटी कितनी है। अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये अमलगमेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप अगर एससीबी के साथ मिल जाते हो, डीसीसीबी अगर एससीबी के साथ मिल जाती है और डीसीसीबी के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है तो जो नई एंटिटी बनेगी वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो प्रॉफिटेबल कब होगी, जब आप ऑडिट करा लेते हो कि आपके ऊपर ना तो कोई एनपीए का बोझ है, अगर है भी तो 7% से कम है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग नहीं है, आपके ऊपर पेंशन की लाइबिलिटी क्या है, ये सारा डिस्क्लोजर कराने के बाद इस अमलगमेशन को हरी झंडी दिखाने की बात आरबीआई के द्वारा की गई है। तो आरबीआई की ये गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गाइडलाइंस आपको आरबीआई के साइट पर काफी डिटेल में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन मैंने बताया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी और पैक्स, इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट बन गया है तो करंट अफेयर का पार्ट बनते ही आपको रूरल क्रेडिट, ग्रामीण वित्त आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही और इस तरीके की सीरीज में आगे जारी रखूंगी। थैंक यू।